हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 6 का वीडियो नंबर 2। तो बेटे ये छठी यूनिट का दूसरा वीडियो है और इससे पहला वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा जहां आप यूनिट नंबर 6 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे। तो आज का हमारा टारगेट देखो क्या है। आज हम पढ़ेंगे बेटे अयस्क का सांद्रण या प्रसाधन या सज्जीकरण, या आप इसे कह सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसमें हम सांद्रण की कितनी विधियां पढ़ेंगे बेटे? हम पढ़ेंगे 5 विधियां सांद्रण की। नंबर 1 तो हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, या इसे द्रवीय धावन भी कहते हैं। नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे बेटे चुंबकीय पृथक्करण विधि, और नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे बेटे फेन प्लवन विधि, और नंबर 4 पे हम पढ़ेंगे विद्युत स्थैतिक सांद्रण, और बेटे नंबर 5 पे हम पढ़ेंगे रासायनिक विधि जिसे निक्षालन भी कहते हैं या लीचिंग भी कहते हैं। और नंबर 6 पे हम करेंगे कि हमारे इन सारे विधियों से संबंधित एनसीईआरटी की बुक में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो बेटे नंबर 6 पे हम एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चंस जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटे। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे हमें सबसे पहले बात करनी है अयस्क का सांद्रण किसे कहते हैं। सांद्रण को आप प्रसाधन भी कह सकते हो, सज्जीकरण भी कह सकते हो और कंसंट्रेशन भी कह सकते हो। आपको पता है बेटे कि यदि आप किसी धातु को टारगेट बना के चलोगे और उस धातु के आप बहुत सारे निकालोगे खनिज, तो उन सारे खनिजों में से आपको एक सबसे अच्छा खनिज छांटना पड़ेगा। ऐसा खनिज जिससे शुद्ध धातु को प्राप्त करना आर्थिक रूप से और भौतिक रूप से सरल हो। उस खनिज को आप क्या कहोगे बेटे? उस खनिज को आप कहोगे अयस्क। ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में बेटे डिस्कस कर ली थी। ठीक है। तो आपको पता है कि हमें किसी भी धातु के बहुत सारे खनिज प्राप्त हो सकते हैं और उन सारे खनिजों में से हमें छांटना होता है सबसे अच्छा खनिज। जो सबसे अच्छा खनिज होता है उसे हम कहते हैं अयस्क। क्या कहते हैं बेटे? अयस्क कहते हैं। जब आप किसी अयस्क को खान के अंदर से बेटे निकाल लोगे तो क्या होगा? उस अयस्क में कुछ अशुद्धियां होंगी। कैसी अशुद्धियां? उसमें होगा बेटे मिट्टी होगी, कंकड़ होगा, पत्थर होगा। तो मिट्टी, कंकड़, पत्थर, इस तरह की अशुद्धियां आपको उसमें मिलेंगी और रेत भी मिलेगा। तो ये जो मिट्टी, कंकड़, पत्थर और रेत की अशुद्धियां होती हैं, इन अशुद्धियों को ही तो बेटे कहते हैं गैंग या आधात्री या मैट्रिक्स। ठीक है। तो ये गैंग, आधात्री या मैट्रिक्स जो होते हैं, यदि किसी तरीके से इस गैंग को यानी मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत या और भी कुछ अशुद्धियां हैं, यदि आप अयस्क में से इन अशुद्धियों को अलग कर देते हो तो इन अशुद्धियों को अलग करने की क्रिया ही सांद्रण कहलाती है। जो बोर्ड पे हेडिंग लिखा हुआ है, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है बेटे? बोर्ड पे लिखा हुआ है सांद्रण। तो सांद्रण का मतलब अयस्क में से आपको किसे अलग करना है? गैंग को अलग करना है। जब आप अयस्क में से गैंग को अलग कर देते हो तो अयस्क की परसेंटेज बढ़ जाती है। मतलब यदि मैं आपको कह दूं कि मेरे पास 100 ग्राम अयस्क मैंने खान के अंदर से निकाला है और 100 ग्राम अयस्क में से 10 ग्राम है आपका गैंग यानी मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत, तो शुद्ध अयस्क यदि मैं बात करूं तो शुद्ध अयस्क कितना होगा? 90 ग्राम ही तो होगा। और यदि आपने वो निकाल दिया, उसके अंदर से गैंग अलग कर दिया, तो अब आपके पास जितना भी बचेगा वो अयस्क ही बचेगा। अशुद्धियां यानी कि आपने गैंग तो निकाल दिया, तो बताओ पहले तो कितना था? वो 90% था और अब वो कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। जितनी अशुद्धियां हैं वे तो आपने निकाली दी, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, माने गैंग वाली अशुद्धियां आपने निकाल दी हैं। तो हमें एक बात समझ में आई है। हमें क्या समझ में आया है बेटे?
हमें समझ में आया है कि किसी धातु के, ध्यान से समझेंगे बेटे बिल्कुल, किसी धातु के अयस्क में, किसी धातु के अयस्क में मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत आदि की अशुद्धियां उपस्थित होती हैं। ये अशुद्धियां होती हैं बेटे, समझ रहे ना कौन कौन सी अशुद्धियां कहा है मैंने। इन अशुद्धियों को, ये बातें आपको समझनी है बेटे बहुत ध्यान से। इन अशुद्धियों को, अब देखो मैं क्या कहूंगा, इन अशुद्धियों को गैंग या गैंगनी आप कह सकते, तो आधात्री, आधात्री नहीं आप कह सकते तो मैट्रिक्स, और भी नाम है इसके, ठीक है। तो आप गैंग कह दो, आधात्री कह दो या मैट्रिक्स कहते हैं। इन अशुद्धियों को आप गैंग कह सकते हो, आधात्री कह सकते हो और मैट्रिक्स कह सकते हो। तो मैं यहां अब लिख रहा, ध्यान से समझियो, किसी अयस्क से गैंग को, किसी अयस्क से गैंग को अलग करने की क्रिया, अलग करने की क्रिया, समझ रहे ना बेटे। क्या लिखा हमने, हमने लिखा किसी अयस्क से गैंग को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है, सांद्रण कहलाती है, सांद्रण कहलाती है। ठीक है बेटे, तो आपको पता चल गया है कि सांद्रण का क्या मतलब है। सांद्रण का मतलब है कि आपके पास जो भी अयस्क है, किसी भी धातु का अयस्क है, आपको उस अयस्क के अंदर से निकालना है गैंग को, माने मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत या कुछ और अशुद्धियां भी हो सकती हैं, उन्हें अलग निकालना है, जो बहुत सरल तरीके से अलग हो जाएं। तो इस प्रक्रम को या इस क्रिया को हम कहते हैं सांद्रण। अब आपको एक बात सीखनी है बेटे कि सांद्रण के लिए हम अयस्क के सांद्रण की बात कर रहे हैं बेटे। सांद्रण के लिए मुख्य रूप से निम्न विधियों का प्रयोग करते हैं। अब आपको समझना है कि हम सांद्रण करने के लिए कौन कौन सी विधियां प्रयोग कर सकते हैं। अलग अलग स्थिति में अलग अलग विधि काम करती है, ठीक है। अलग अलग स्थिति होगी, अयस्क किस तरीके का है ये हमें देखना पड़ेगा। तो हम हर एक विधि को अलग अलग जगह लगा सकते हैं। कहाँ कौन सी विधि काम करेगी, उन सारी बातों के बारे में आज ही डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटे। तो सबसे पहली जो विधि होती है, पहली विधि का नाम है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। और बेटे मैं आपको एक बात बताऊं, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि जो है इसे द्रवीय धावन भी आप कह सकते हो, द्रवीय धावन। तो द्रवीय धावन गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का ही एक प्रकार है जिसे हमें आज डिस्कस करना है। नंबर 2 पे हम बात करेंगे बेटे, दूसरी जो विधि होती है वो होती है चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो हम बात करेंगे बेटे नंबर 2 पे, चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है और कौन कौन से अयस्क का आप सांद्रण कर सकते हो चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे बेटे फेन प्लवन विधि की। फेन प्लवन विधि को झाग प्लवन विधि भी कहते हैं। कुछ लोग इसे कहते हैं झाग
प्लवन विधि। तो बेटे झाग प्लवन विधि कहाँ काम करती है, कौन कौन से अयस्क पे काम करती है, उसके बारे में भी हमें आज बात करनी है। नंबर 4 पे हमें बात करनी है बेटे विद्युत स्थैतिक सांद्रण की, कि विद्युत स्थैतिक सांद्रण विधि कहाँ काम करती है। और बेटे नंबर 4 के बाद नंबर 5 पे हमें बात करनी है रासायनिक विधि की। रासायनिक विधि, और रासायनिक विधि को ज्यादातर लोग जानते हैं निक्षालन के नाम से। किसके नाम से बेटे, निक्षालन, या इसे लीचिंग भी कहते हैं। लीचिंग के नाम से भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। तो इन सारी विधियों को हमें बेटे 1 बाय 1 डिस्कस करना है। ठीक है बेटे, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। हम सबसे पहली विधि स्टार्ट करेंगे, फिर स्क्रीनशॉट लो बेटे। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो बेटे सबसे पहली विधि जो हमें पढ़नी है वो है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, या द्रवीय धावन, या ग्रेविटी सेपरेशन, या कुछ बुक्स में लिखा हुआ है लेविगेशन, या कुछ बुक्स में लिखा हुआ है बेटे प्रक्षालन या हाइड्रोलिक वॉशिंग। इनमें से कोई सा भी नाम आपको मिलता हो, सारे नामों का बेटे एक ही मतलब है। आप सबसे पहले वाले नाम पे ध्यान दो, लिखा हुआ है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, सबसे पहला सवाल तो हमारे दिमाग में आता है कि गुरुत्वीय पृथक्करण विधि आखिरकार कहाँ प्रयोग होगी, माने कैसे अयस्कों के लिए हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारे पास कौन से अयस्क होने चाहिए जिनका सांद्रण करने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करेंगे। तो मैं आपको बेटे बताता हूं कि इस विधि द्वारा, ध्यान से देखियो बिल्कुल, इस विधि द्वारा भारी धातुओं के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ठीक है बेटे, तो जो भारी धातु होती है ना, उनके अयस्कों का सांद्रण हम करते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से। जैसे मैं कह सकता हूं, जैसे मैंने लिखा हेमेटाइट। हेमेटाइट किसका अयस्क है, लोहे का अयस्क है। इसी तरीके से टीन स्टोन, ये एक दूसरा अयस्क है। किसका अयस्क है, टीन का। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो भारी धातु के अयस्क हैं, ठीक है, इन भारी धातु के अयस्कों का सांद्रण हम कर सकते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा। ठीक है, अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर चलो ये बात तो हमारी समझ में आ गई है कि कोई भी आपके पास भारी धातु है और भारी धातु का अयस्क आपके पास है और उसका आपको सांद्रण करना है, तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का प्रयोग हम कर लेंगे। पर हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि सर किस तरीके से करेंगे हम प्रयोग, मतलब हमें आखिरकार करना क्या है। तो बेटे पता क्या करना है, बड़े काम को करने की कोई जरूरत नहीं है, छोटा सा काम करना है कि आप क्या करो, एक समतल ले लो, कोई समतल स्थान, और समतल स्थान पे आप रख दो अयस्क। क्या रखो, अयस्क। उस भारी धातु का अयस्क हमें रखना है। और एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो अयस्क है ना, ये पिसा हुआ अयस्क होना चाहिए। कि आप क्या काम करोगे, अयस्क को पीस लोगे और पीसने के बाद एक समतल स्थान पर रख दोगे। समतल स्थान पर रखने के बाद हमें क्या करना है बेटे, हमें प्रवाहित करनी है जल की धारा। क्या प्रवाहित करनी है, जल की धारा। तो जब आप जल की धारा प्रवाहित करोगे तो गैंग के जो कण है ना, गैंग के, ठीक है, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत, जो गैंग के कण हैं, ये सारे हल्के होने के कारण बह जाएंगे आगे। गैंग तो बह जाएगा हल्का होने के कारण, और जो भारी धातु का अयस्क है वो अयस्क अपने स्थान पर ही शेष रह जाएगा। अपने स्थान पे जो बचेगा वो क्या बचेगा, अयस्क। और जो पानी की धारा के साथ बह गया है वो क्या है, गैंग है, क्योंकि गैंग था हल्का।
ठीक है बेटे। तो हमें क्या करना है कि इस विधि में, ध्यान से देखिए जरा, इस विधि में सर्वप्रथम, इस विधि में सर्वप्रथम अयस्क को पीसकर एक समतल स्थान पर रखा जाता है। तो आप क्या करोगे, अयस्क को पीस लोगे और कहाँ रख दोगे, एक समतल स्थान पर रखोगे। अब इसे जल की धारा में, धोया जाता है। ठीक है, हाथ धोने को कहते हैं हस्त प्रक्षालन। और बेटे आप ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, प्रक्षालन। अब इसे जल की धारा में धोया जाता है। जल की धारा में आप इसे रख रहे, यानी जल की धारा प्रवाहित कर रहे, जल की धारा में धोया जाता है, जिसके कारण गैंग के, आपको गैंग का तो पता चल गया बेटे, जिसके कारण गैंग के हल्के कण जल के साथ बह जाते हैं। तो जो गैंग के हल्के कण होंगे वे तो बेटे क्या करेंगे, जल के साथ बह जाएंगे। परंतु अयस्क के भारी कण अपने स्थान पर ही रहते हैं। तो बेटे जो अयस्क के भारी कण होंगे वे अपने स्थान पर ही रुकेंगे, जबकि गैंग के जो हल्के कण होंगे वे क्या करेंगे, वे जल की धारा के साथ बह जाएंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, आप पिसा हुआ अयस्क यहाँ रखो, जल की धारा प्रवाहित करो, जो गैंग के हल्के कण है वे जल की धारा के साथ बह जाएंगे और अयस्क के भारी कण अपने स्थान पर ही रह जाएंगे। तो कुछ समय बाद जब आप इसे चेक करोगे तो सारा गैंग बह चुका होगा और आपके पास यहाँ बचेगा सिर्फ भारी धातु का भारी अयस्क। ठीक है, बस एक बात का ध्यान रखना है कि जल की धारा बहुत ज्यादा तेज नहीं होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप यहाँ एक पाइप लेके खड़े होगे और पाइप से आप लगा रहे हो इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर, ऐसा बेटे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अगले मेथड को पढ़ रहे हैं। हम ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। बेटे दूसरे नंबर पे जो हमें विधि पढ़नी है उस विधि का नाम है चुंबकीय पृथक्करण विधि, या कुछ बुक्स में लिखा हुआ है विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसे आप मैग्नेटिक सेपरेशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन भी कह सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि सर इस विधि का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। तो बेटे इस विधि का प्रयोग आप ऐसे अयस्क के सांद्रण में करोगे जिसमें या तो खुद अयस्क एक चुंबकीय पदार्थ हो, या फिर अयस्क में उपस्थित जो गैंग है मीन्स अशुद्धियां हैं वो चुंबकीय पदार्थ हो। तो या तो अयस्क चुंबकीय पदार्थ होना चाहिए या फिर गैंग चुंबकीय पदार्थ होना चाहिए। दोनों में से यदि कोई भी चुंबकीय पदार्थ होता है और दूसरा अचुंबकीय पदार्थ होता है तो उन दोनों चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों को अलग अलग करने के लिए हम चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें पता चला है कि या तो अयस्क या फिर उसमें उपस्थित अशुद्धियां, दोनों में से कोई एक चुंबकीय पदार्थ होना चाहिए। बेटे चुंबकीय पदार्थ उस पदार्थ को कहते हैं सामान्य रूप से जो चुंबक की ओर आकर्षित होता हो, यानी चुंबक पर क्या होता हो, चिपकता हो। तो हम लिख सकते हैं बेटे इस विधि का प्रयोग
इस विधि का प्रयोग ऐसे अयस्कों के सांद्रण में किया जाता है, जिसमें या तो अयस्क चुंबकीय पदार्थ होता है, या फिर अयस्क में उपस्थित अशुद्धि चुंबकीय पदार्थ होती है। बताओ ये बात समझ में आई क्या आपके? मतलब आपको दो पदार्थों को अलग करना है और दोनों पदार्थों की एक शर्त है। शर्त यह है बेटे कि दोनों पदार्थों में से एक पदार्थ तो होना चाहिए चुंबकीय पदार्थ, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे वो अयस्क हो, चाहे वो अशुद्धि हो, और दूसरा पदार्थ होना चाहिए अचुंबकीय पदार्थ। कैसा होना चाहिए बेटे? अचुंबकीय पदार्थ। तो अब जैसे आप कहो कि सर इसका कोई एग्जाम्पल बता दो आप, तो बेटे इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा जिसे आप याद रख सकते हो। जैसे एक अयस्क है, उस अयस्क का नाम है वोल्फ्रेमाइट। ये एक अयस्क है बेटे और ये चुंबकीय पदार्थ है। कैसा है? ये है बेटे चुंबकीय पदार्थ, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। और इसमें मिला हुआ है मान लो कैसीटेराइट, ये भी एक अयस्क है, दोनों का मिश्रण है। मान लो मैं आपको कह दूं कि वोल्फ्रेमाइट और कैसीटेराइट दोनों इकट्ठे पाए जाते हैं, ये दोनों मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं, जिसमें पहले वाला तो चुंबकीय है और दूसरा है अचुंबकीय, ठीक है। दूसरा क्या है? अचुंबकीय पदार्थ है। तो यदि इन दोनों का मिश्रण आपको मिला है तो इसे तो आप अलग कर दोगे कि मिश्रण से दोनों को अलग करने में। तो यदि आपको इन दो पदार्थों का मिश्रण मिला है, जिनमें से एक पदार्थ तो है चुंबकीय पदार्थ और दूसरा पदार्थ है बेटे अचुंबकीय पदार्थ, तो दोनों को अलग करने के लिए आप चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग कर सकते हो। ये दोनों अयस्क हैं और दोनों मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं, इकट्ठे पाए जाते हैं, या फिर बाई चांस यदि ये आपस में मिल गए दोनों अयस्क, तो दोनों अयस्क को अलग करने का क्या तरीका है? ये तरीका है जो आपको सिखाया गया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि सर इसमें हम किस तरीके से अलग करेंगे, मतलब ये जो चित्र बना हुआ है इस चित्र का क्या मतलब है? बेटे चित्र को ध्यान से देखो, चित्र में आपको दो पहिए नजर आ रहे ना, दो पहिए नजर। इनमें से जो पहला पहिया है ये तो है क्या? मोटर से जुड़ा हुआ पहिया है, और दूसरा पहिया क्या है? चुंबक का बना हुआ पहिया है। ध्यान से समझो, ये क्या है? मोटर से जुड़ा हुआ, और ये पहिया क्या है? चुंबक का बना हुआ। इन दोनों पहियों के ऊपर हमने लगा रखी है ये बेल्ट। क्या लगी है? बेल्ट कह दो या पट्टा कह दो, ठीक है। और इस बेल्ट के ऊपर लगा हुआ है एक हॉपर। हॉपर माने कीप जैसा एक उपकरण, और हॉपर में आप डाल रहे हो पिसा हुआ अयस्क। तो जब आप पिसा अयस्क इसके अंदर डालोगे, पिसा हुआ अयस्क यानी पाउडर बना के डालोगे, और उस अयस्क में दो तरह की पदार्थ होंगे, एक तो चुंबकीय पदार्थ और एक अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ अयस्क भी हो सकता है और चुंबकीय पदार्थ अशुद्धि भी हो सकती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो क्या होगा, ये जो हमारा बेल्ट है या इस पूरे उपकरण को कहते हैं मैग्नेटिक रोलर।
क्या कहते हैं बेटे? इसे कहते हैं मैग्नेटिक रोलर। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, मैं बोल रहा हूं मैग्नेटिक रोलर। तो क्या होगा, मैग्नेटिक रोलर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा बेटे, दक्षिणावर्त दिशा में। तो जब आप अयस्क का पाउडर इसके ऊपर डालोगे तो अयस्क के, और यानी कि अयस्क भी है उसमें, अशुद्धि भी है, चुंबकीय पदार्थ भी है और अचुंबकीय पदार्थ भी है, वो इस तरफ को मूव करेगा और चुंबक के पास जाएगा तो चुंबकीय पदार्थ तो चुंबक पे चिपका रहेगा और अचुंबकीय पदार्थ चुंबक से कहाँ गिरेगा, दूर जाके, क्योंकि अचुंबकीय पदार्थ को चुंबक से कोई मतलब नहीं है। तो मैग्नेटिक रोलर के पास जो इकट्ठा होगा, एकत्र होगा, वो तो होगा चुंबकीय पदार्थ, और मैग्नेटिक रोलर से दूर जो इकट्ठा होगा वो होगा अचुंबकीय पदार्थ। बड़ी सिंपल सी बात है, आसानी से आपके समझ में आ गई होगी ये बात। तो हमें क्या करना है, देखो जरा, हमें करना है सर्वप्रथम दिए गए चित्र के अनुसार, ये जो हमने चित्र बनाया है, दिए गए चित्र के अनुसार एक मैग्नेटिक रोलर, इसे कहते हैं मैग्नेटिक रोलर, एक मैग्नेटिक रोलर तैयार करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक मैग्नेटिक रोलर बनाना है बेटे, और फिर क्या करेंगे, अब इस रोलर की बेल्ट पर, अब आप क्या करोगे कि ये जो रोलर है, इस रोलर की बेल्ट पर किसके द्वारा बेटे, हॉपर के द्वारा। अब इस रोलर की बेल्ट पर हॉपर के द्वारा, ये जो कीप जैसा उपकरण है ना, इसे हॉपर कहते हैं, हॉपर के द्वारा पिसा हुआ अयस्क, पिसा हुआ अयस्क डालते रहते हैं। ठीक है बेटे, क्या करेंगे, पिसे हुए अयस्क को आप डालते रहोगे। ऐसा करने पर ध्यान से समझियो, चुंबकीय पदार्थ, आपको पता है चुंबकीय पदार्थ क्या होगा, चुंबक से चिपका रहने की कोशिश करेगा अधिक से अधिक समय तक। चुंबकीय पदार्थ तो चुंबक से चिपकेगा ना, और चिपक के बिल्कुल लास्ट में जाके अलग होगा चुंबक से। जब बेल्ट और ये चुंबकीय पहिया अलग हो जाएंगे तो उस समय अलग होगा, इसलिए पास इकट्ठा होगा ये चुंबकीय पदार्थ। जैसे मैं आपको कह दूं कि लोहे का कोई अयस्क है, तो लोहे का अयस्क तो यहाँ इकट्ठा होगा और मिट्टी कंकड़ पत्थर वहां गिरेंगे दूर जाके, क्योंकि मिट्टी कंकड़ पत्थर को तो चुंबक से कोई मतलब ही नहीं है। तो आपने लिखा, ऐसा करने पर चुंबकीय पदार्थ रोलर के समीप, बताओ समझ रहे क्या, चुंबकीय पदार्थ रोलर के समीप एकत्रित होता है, रोलर के समीप एकत्रित होता है, जबकि अचुंबकीय पदार्थ, भाई अचुंबकीय पदार्थ को तो चुंबक से कोई मतलब ही नहीं है, उसे तो पता ही नहीं है चुंबक का। अचुंबकीय पदार्थ रोलर से दूर एकत्र होता है। ठीक है बेटे, आप एक काम करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अगला मेथड देखेंगे कौन सा है। स्क्रीनशॉट लो बेटे, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब हम पढ़ेंगे नंबर 3, फेन प्लवन विधि, या फेन को आप झाग भी कह सकते हो, झाग प्लवन विधि या फ्लोटेशन प्रोसेस। अब इस विधि में हमें क्या करना है, सबसे पहला सवाल तो यह आता है बेटे कि आप फेन प्लवन विधि का प्रयोग कैसे अयस्कों के सांद्रण में करोगे। तो सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, और यह विधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे, बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो हमें समझना है कि बेटे फेन प्लवन विधि का प्रयोग किया जाता है केवल और केवल सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में।
किसमें किया जाता है? सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में। मान लो किसी भी धातु का कोई सल्फाइड अयस्क है, जैसे मैं आपको कह दूं PbS, लेड का एक सल्फाइड अयस्क, लेड सल्फाइड, जिसे आप कह सकते हो गैलेना। ठीक है, तो चाहे वो लेड का कोई अयस्क हो, चाहे वो कॉपर का कोई अयस्क हो, पर एक शर्त है कि सल्फाइड अयस्क होना चाहिए। तो सल्फाइड अयस्कों का यदि आपको सांद्रण करना है तो आप इस विधि का प्रयोग करोगे। जैसे हमने सबसे पहली विधि जो पढ़ी थी वो थी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। और बेटे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में आपको बताया था कि गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं भारी धातु के अयस्कों के सांद्रण के लिए। बताओ बताया था या नहीं? तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का तो प्रयोग हम भारी धातुओं के अयस्कों के सांद्रण के लिए करते हैं। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे हमने पढ़ी चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग ऐसे अयस्कों के सांद्रण में किया जाता है जिसमें या तो खुद अयस्क या फिर अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां, दोनों में से कम एक पदार्थ चुंबकीय होना चाहिए। तो वहां लगती है चुंबकीय पृथक्करण विधि। और यहाँ यदि हम बात करें, यह है फेन प्लवन विधि, तो इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि फेन प्लवन विधि का प्रयोग हम करते हैं सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में। किसमें बेटे? सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसी बात को लिखेंगे कि इस विधि का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग केवल, ये बात ध्यान रखनी है आपको, केवल सल्फाइड अयस्कों के, केवल सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में किया जाता है। तो यदि आपके पास सल्फाइड अयस्क है तो उसके सांद्रण में हम इस विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखो क्यों करेंगे उसका कारण बताऊं कि जो सल्फाइड अयस्क जो होते हैं उनके अंदर एक विशेषता होती है। विशेषता ये होती है कि वे तेल से भीग जाते हैं। किससे भीग जाते हैं? तेल से। या यूं कह दो कि तेल की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं, आप कुछ भी कह सकते हो। सल्फाइड अयस्कों की खासियत होती है कि तेल से भीगने की उनके अंदर खासियत होती है, उनके अंदर विशेषता होती है। ठीक है, अब हम कहाँ यूज करेंगे इस विशेषता का प्रयोग? हम कहाँ करेंगे? देखो जरा इस चित्र को देखो। इस चित्र में क्या है? एक बड़ा सा बर्तन है। बर्तन में आपने कितनी चीज भरी है? 4। एक तो जल है, एक पिसा हुआ अयस्क है। शर्त यह है कि ये जो पिसा अयस्क है वो सल्फाइड अयस्क ही होना चाहिए। तो आपके पास क्या है? जल है, पिसा हुआ सल्फाइड अयस्क है, तेल है। तेल में आप जो है यूकेलिप्टिस ऑयल भी ले सकते हो, चीड़ का तेल भी ले सकते हो, वनस्पति तेल कोई सा भी प्रयोग कर सकते हो। और है बेटे जेंथेट। जेंथेट एक रासायनिक पदार्थ है, ये भी तेल जैसा ही होता है। जेंथेट में आप पोटेशियम एथिल जेंथेट भी ले सकते हो और खाली इथाइल जेंथेट भी ले सकते हो। इन 4 चीजों को भरो इस बर्तन में और लगाओ एक पाइप, और पाइप में लगाओ एक पंखा, और पंखे को घुमा दो आप। पंखे को घुमाने से 2 काम होंगे। पहला काम तो ये होगा कि जो आपका मिश्रण है वो सारा क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, उसे घोलते रहेगा। पंखे का काम है उस सारे मिश्रण को चलाना, घोलना। ठीक है, और दूसरा काम यह है कि जब पंखा चलेगा तो बाहर से बहुत ज्यादा हवा आएगी अंदर, तो वायु की तेज धारा भी हमें प्रवाहित करनी है। तो ऐसा करने से पता क्या होगा बेटे? ऐसा करने से इसमें बहुत सारे झाग बनेंगे, झाग। जैसे जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना स्ट्रॉ से, या किसी छोटे बच्चे को पीने के लिए आपने जूस दिया और उसे दिया एक स्ट्रॉ माने पाइप, जिससे हम पीते हैं किसी भी लिक्विड को। आप चाहे पानी पी लो या जूस पी लो या आप कुछ भी पी सकते हो पाइप से। तो यदि एक छोटे बच्चे को आपने पाइप दिया और उसे दिया कोई जूस दिया, और उसने क्या करा, जूस ऊपर की तरफ तो खींचा नहीं, उसमें फूंक मार दी। तो यदि उसमें उसने फूंक मार दी तो बताओ उसमें क्या होगा? बुलबुले बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे ना। और यदि वो फूंक मारता ही रहे तो बहुत सारे बुलबुले बन जाएंगे, झाग बन जाएंगे। और इसमें भी बेटे बिल्कुल ऐसा ही होगा कि आपने जो पंखा लगाया है और जो पाइप लगाया है, जब इस पंखे को आप चलाओगे तो क्या होगा बेटे? वायु की तेज धारा अंदर की तरफ आएगी
और वायु की तेज धारा जब अंदर की तरफ आएगी तो इसमें बनेंगे बहुत सारे झाग। क्या बनेंगे? झाग। अब यहाँ दो बातें होंगी, उन दो बातों को समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से समझिए जरा। बेटे जो अयस्क है, सल्फाइड अयस्क, वो तो तेल से भीग जाता है। किससे भीग जाता है? तेल से। और वो तेल से भीग कर झाग के साथ ऊपर आ जाएगा। तो झाग के साथ हमने किसे लिखा है? अयस्क को लिखा है। झाग के साथ किसे लिखा है? अयस्क को। अयस्क, सल्फाइड अयस्क तेल से भीग कर झाग के साथ ऊपर आ जाता है, क्योंकि तेल का घनत्व होता है कम पानी से। तो यहाँ तो जो है झाग के साथ कौन आ गया? अयस्क। ऊपर सारा अयस्क तैरता रहेगा। और जो गैंग है, माने मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत, इसके कण भीग जाएंगे जल से। और जब ये जल से भीग जाएंगे तो ये हो जाएंगे भारी। तो गैंग के कण जल से भीग कर भारी हो जाएंगे और भारी होकर बर्तन की तली में बैठ जाएंगे। तो बर्तन की तली में कौन है बेटे? बर्तन की तली में है गैंग। कौन है बेटे? गैंग। अच्छा, यहाँ मैंने एक चित्र बनाया है, एक बड़ा सा क्या बनाया है? बुलबुला। और उस बुलबुले के चारों तरफ बनाए हैं बहुत सारे डॉट। ये पता क्या है बेटे? ये है कि जो बुलबुला है उसके चारों तरफ जो बहुत सारे डॉट बनाए हैं, ये डॉट हैं अयस्क के कण। अयस्क के कण जेंथेट के साथ, चाहे आप पोटेशियम इथाइल जेंथेट कह दो या इथाइल जेंथेट कह दो या फिर चीड़ का तेल कह दो, तो उसके साथ क्या होगा? उसके साथ अधिशोषित होकर बुलबुलों के ऊपर इस तरीके से व्यवस्थित होंगे। फिर आप कहोगे कि सर ठीक है, बुलबुलों के साथ या झाग के साथ पूरा अयस्क यहाँ आ चुका है, अब इस अयस्क को अलग कैसे करें हम? अयस्क को अलग करने का वही तरीका है जो बहुत पुराना तरीका है हमारे देश में। क्या होता है कि जब पहले महिलाएं घरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में खुले बर्तन में दाल बनाती थी ना, तो उस दाल का स्वाद ही कुछ और था। या फिर किसी भी खुले बर्तन में दाल बनाती थी तो उस दाल का स्वाद जो था, वो स्वाद आपको कुकर वाली दाल में बिल्कुल भी नहीं मिलने का है। तो जब वे दाल बनाती थी तो दाल बनाते हुए उसमें आते थे बहुत सारे झाग। दाल में क्या होता था? झाग आते थे बहुत। कभी अपनी मम्मी से पूछ के देखना, अपनी दादी से पूछ के देखना, अपनी नानी से पूछ के देखना, घर में जो भी बड़ा है उससे पूछ के देखना कि क्या हमारे घर में भी खुले बर्तन में दाल बनती थी? तो वे बताएंगे हाँ बनती थी। तो फिर आप उनसे पूछना कि ये दाल बनते समय क्या उसमें झाग आते थे? तो वे कहेंगे कि आते थे। बहुत सारी दाल ऐसी होती थी कि जिसमें झाग आते थे। और फिर उनसे पूछना कि आप उन झाग को, या हमारी दादी जी या हमारी अम्मा जी उन जो झाग होते हैं उन्हें कैसे निकालती थी? तो वे बताएंगे कि एक बड़ा सा जो है चमचा लेते थे, या कोई कौंचा ले लिया या चमचा ले लिया या कोई बड़ी सी प्लेट ले ली, उससे उतार उतार के साइड में रख देते थे किसी बड़े बर्तन में, दूसरे बर्तन में, उन सारे झाग को। और आपको यहाँ भी ऐसा ही करना है। ये सारे झाग हैं, इन झाग को आप बड़े से चमचे से उठाओ और एक बड़े से बर्तन में इकट्ठे करते रहो। तो ये झाग तो जब सूख जाएंगे सारे, तो झाग तो, बुलबुले तो सारे फूट जाएंगे, झाग तो सारे सूख जाएंगे। और उस बड़े से बर्तन में क्या बचेगा बताओ? उसमें बेटे बचेगा आपका शुद्ध अयस्क, शुद्ध सल्फाइड अयस्क। ठीक है बेटे, तो बताओ समझ में आई क्या बात? उम्मीद है कि ये सारी टेक्निक आपके समझ में आई होगी। और इसी टॉपिक में मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊंगा, बहुत ही अच्छी बात, जो आपको बहुत अजीब लगने वाली है। देखो, इस विधि में सर्वप्रथम एक बड़े बर्तन में, सर्वप्रथम एक बड़े बर्तन में जल के साथ और क्या लिया बताओ? जल लिया और पिसा अयस्क, सल्फाइड अयस्क होना चाहिए बेटे, पिसा अयस्क, कोमा, और क्या लिया? चीड़ का तेल लिख दूं बेटे, चीड़ का तेल, कोमा, कोमा क्या और लिखो, चीड़ का तेल और जेंथेट लेकर, जेंथेट में आप एथिल जेंथेट ले लो या पोटेशियम इथाइल जेंथेट ले लो, आपकी मर्जी है, लेकर एक पाइप तो लगावाना, देखिए, पाइप तथा पंखे द्वारा
पाइप तथा पंखे द्वारा वायु की क्या कर रहे हैं बेटे, तेज धारा, वायु की तेज धारा प्रवाहित करते हैं, वायु की तेज धारा प्रवाहित करते हैं। तो आप क्या करोगे बेटे, वायु की तेज धारा प्रवाहित करोगे। यहां से लिख रहा, ऐसा करने पर क्या होगा बताओ, मैंने समझा दिया आपको। ऐसा करने पर अयस्क तेल से भीग कर क्या करेगा बताओ, तेल से भीगकर झाग के साथ ऊपर आ जाता है। ठीक है बेटे, तेल से भीगकर झाग के साथ क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। जबकि गैंग के कण जल से भीगकर भारी हो जाते हैं तथा गैंग बर्तन की कहाँ बैठ जाएगा बताओ, बर्तन की तली में बैठ जाता है। तो बेटे क्या होता है, गैंग बैठ जाता है बर्तन की तली में। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि गैंग कहाँ बैठ जाता है, बर्तन की तली में बैठ जाता है। बेटे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जिज्ञासु होते हैं, जिज्ञासु, और वे पूछते हैं कि सर ये जो जेनथेट आपने लिखा है इसका खेल हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि जेनथेट का क्या काम है। तो बेटे मैं आपको बता दूं, देख लो ध्यान से जरा। यदि मैं बात करूं पोटेशियम एथिल जेनथेट की, मान लो मेरे पास जेनथेट का एक फॉर्म है पोटेशियम एथिल जेनथेट, या तो आप पोटेशियम एथिल जेनथेट ले लो और या फिर आप ले सकते हो एथिल जेनथेट। इथाइल जेनथेट इसका सही नाम होता है। हिंदी में लिखते हुए थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है बेटे, इसलिए इथाइल को लिखना पड़ता है एथिल। तो पोटेशियम एथिल जेनथेट या एथिल जेनथेट हो सकते हैं जेनथेट के रूप। तो ये जो होते हैं ना बेटे, ये पता क्या होते हैं, ये होते हैं संग्राहक। क्या होते हैं बेटे, ये संग्राहक होते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई आपसे पूछे कि जेनथेट क्या है, तो आप कहोगे कि पोटेशियम इथाइल जेनथेट या इथाइल जेनथेट ये काम करते हैं संग्राहक का। अब बात ये आती है कि संग्राहक का क्या काम है। हमें पता चल गया कि ये संग्राहक, इन्हें आप कह सकते हो, पर इनका आखिरकार काम क्या है। तो बेटे संग्राहक का काम पता क्या होता है, संग्राहक का काम होता है अयस्क को अधिशोषित करके झाग में ले जाना। तो इनका काम होता है बेटे कि ये अयस्क को अधिशोषित करते हैं और कहाँ ले जाते हैं, झाग में ले जाते हैं। अब यदि मैं आपको बहुत थोड़ा डीप नॉलेज दूं इस चीज की, तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी बेटे। वैसे हमें बोर्ड में तो इस चीज की जरूरत पड़ने नहीं वाली है जो मैं अब बताऊंगा, पर फिर भी आप समझ लो। ये जो संग्राहक होते हैं ना, इनके दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट होते हैं। इनमें से जो पहला पार्ट होता है, या यूं कह दो कि संग्राहक के होते हैं दो सिरे। एक सिरा तो होता है ध्रुवीय और एक सिरा होता है अध्रुवीय। जैसे ये है, यहाँ लिखा हमने पोटेशियम इथाइल जेनथेट। तो पोटेशियम इथाइल जेनथेट का एक सिरा तो होगा ध्रुवीय और एक होगा अध्रुवीय। तो जो इसका ध्रुवीय भाग होता है ना, वो पकड़ता है सल्फाइड अयस्क को। जरा ध्यान से समझना पड़ेगा, बच्चों का खेल नहीं है बिल्कुल भी। मैंने कहा कि संग्राहक का काम क्या होता है,
अयस्क को अधिशोषित करके झाग में ले जाने का काम होता है संग्राहक का। अब मैं बता रहा हूं कि संग्राहक आखिरकार काम कैसे करता है। मैंने आपको बताया कि संग्राहक के होते हैं दो हिस्से, उनमें से एक पार्ट तो होता है ध्रुवीय और एक होता है अध्रुवीय, जिसे आप कह सकते हो हाइड्रोकार्बन की एक लंबी श्रृंखला। तो जो ध्रुवीय भाग होता है वो पकड़ता है किसे, सल्फाइड अयस्क को। ध्रुवीय भाग सल्फाइड अयस्क को पकड़ लेता है और जो अध्रुवीय भाग है यानी कि हाइड्रोकार्बन की जो लंबी श्रृंखला है वो पकड़ लेती है तेल को। तो क्या होगा कि संग्राहक ने क्या करा, संग्राहक ने एक तरफ से पकड़ा सल्फाइड अयस्क को और एक तरफ से पकड़ा तेल को। तो इसका मतलब संग्राहक क्या कर रहा है, सल्फाइड अयस्क की दोस्ती करवा रहा है तेल से। और आपको पता है कि तेल का घनत्व कम होता है पानी से, उसे तो ऊपर आना ही है झाग के साथ। जब तेल झाग के साथ ऊपर आएगा अपने कम घनत्व के कारण, तो तेल को किसने पकड़ रखा है, संग्राहक ने। और संग्राहक को अपने दूसरे हाथ से किसे पकड़ रखा है, सल्फाइड अयस्क को। तो इस तेल के साथ, भाई झाग के साथ कौन आया, तेल, और तेल के साथ कौन आया, संग्राहक, और संग्राहक के साथ कौन आया, सल्फाइड अयस्क। तो सल्फाइड अयस्क इस तरीके से काम करता है, आपका जो संग्राहक है वो सल्फाइड अयस्क को इस तरीके से ले जाता है झाग में। तो मैं चलो इस बात को लिख दूं फिर भी थोड़ा सा, शायद आपको कुछ मजेदार बात इसमें मिल जाए। मैं लिख दूं बेटे इस बात को, वास्तव में संग्राहक के दो भाग होते हैं, भाग कह दो या सिरे कह दो, एक ही बात है। पहला ध्रुवीय भाग, जो पहला भाग है मैं उसे कह रहा हूं कि वो कैसा है, ध्रुवीय। सल्फाइड अयस्क से जुड़ जाता है। ठीक है बेटे, सल्फाइड अयस्क से कौन सा भाग जुड़ेगा, ध्रुवीय भाग। तथा दूसरा अध्रुवीय भाग पता क्या है बेटे, अध्रुवीय भाग है हाइड्रोकार्बन की चेन, हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है वो, यदि आपको थोड़ा सा और सीखना है तो। तथा दूसरा अध्रुवीय भाग क्या करेगा, दूसरा अध्रुवीय भाग तेल के साथ जुड़ जाता है। ठीक है बेटे, और आगे आपको पता ही है कि तेल के साथ जुड़ेगा तो तेल झाग के साथ ऊपर आएगा, और ऊपर आएगा तो इसका मतलब यह है कि संग्राहक किसे ले जाएगा अपने साथ, सल्फाइड अयस्क को ऊपर ले जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको। स्क्रीनशॉट लो बेटे, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है बेटे। अब हमें समझना है, फेन प्लवन विधि में एक पदार्थ और प्रयोग आप कर सकते हो जिसे कहते हैं सक्रियक या अवनामक। ठीक है बेटे, सक्रियक कह दो या अवनामक कह दो। अवनामक को कुछ बुक्स में अवनमक भी लिखा गया है। तो हमें समझना है कि सक्रियक या अवनामक क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे बेटे। मान लो आपके पास सल्फाइड अयस्क हैं और दो तरह के सल्फाइड अयस्क हैं और दोनों को आपस में मिला के आपको दे दिया गया है। हमें इस बात का तो पता है कि यदि हमारे पास एक सल्फाइड अयस्क है तो हम उसका सांद्रण कर सकते हैं फेन प्लवन विधि द्वारा। पर यदि दो सल्फाइड अयस्कों को आपस में घोल के, मिला के, मिश्रित करके फिर आपको दिया गया है और कहा गया है कि अब इसमें से दोनों सल्फाइड अयस्कों को शुद्ध अवस्था में आप अलग अलग प्राप्त करके हमें दिखा दो, तो उस समय काम करेगा हमारा क्या, सक्रियक या अवनामक। तो हम लिख सकते हैं कि दो सल्फाइड अयस्कों के मिश्रण से, हमने लिखा बेटे दो सल्फाइड अयस्कों के मिश्रण से
प्रत्येक को अलग करने के लिए, प्रत्येक को अलग करने के लिए, प्रत्येक को अलग करने के लिए सक्रियक किसका प्रयोग करते हैं बेटे? सक्रियक या अवनामक, सक्रियक या अवनामक का प्रयोग किया जाता है। तो आप सक्रियक या अवनामक का प्रयोग करोगे कब? जब आपके पास होंगे दो सल्फाइड अयस्क और दोनों को आपस में मिला के आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि हिम्मत है तो दोनों सल्फाइड अयस्कों को आप अलग कर दो और फेन प्लवन विधि ही आपको प्रयोग करनी है। अब ये जो अवनामक या सक्रियक हैं कैसे काम करते हैं ये पता क्या करते हैं बेटे? मैं लिख दूं यहां, अवनामक दोनों अयस्कों में से, अवनामक दोनों अयस्कों में से, ध्यान से समझिए, एक अयस्क को, भाई सल्फाइड अयस्क हैं दोनों, तो क्या करेगा? अवनामक दोनों अयस्कों में से एक अयस्क को, ध्यान से देखियो बेटे, झाग के साथ जाने देता है, झाग के साथ जाने देता है तथा दूसरे अयस्क को झाग के साथ, दूसरे अयस्क को झाग के साथ जाने से रोकता है। बताओ बेटे, अब बताओ समझ में आया क्या? मतलब दूसरे अयस्क को नहीं जाने देगा वो झाग के साथ, एक अयस्क को जाने देगा। ये काम है किसका? अवनमक का। आप अवनमक कह दो या अवनामक कह दो या फिर आप कह सकते हो सक्रियक। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं बहुत अच्छा था, ये जो NaCN है ना बेटे, NaCN एक अवनामक है, ठीक है। ये क्या करता है कि PbS को झाग के साथ, PbS को झाग के साथ जाने देता है, परंतु मतलब PbS तो एक सल्फाइड अयस्क है, लेड सल्फाइड, तो इसे तो क्या करेगा? झाग के साथ जाने देता है, परंतु ZnS को झाग के साथ जाने से रोकता है। तो ये क्या करेगा? ये रोकेगा उसे झाग के साथ जाने से। ये बात आपको समझनी है। अब देखो मैं आपको एक बात बताऊंगा बहुत अच्छी, यहाँ लिख रहा मैं नोट। बेटे आपको एक बहुत टॉप सीक्रेट बात बता रहा मैं कि हमें पता चल गया गुरुत्व पृथक्करण विधि का प्रयोग हम तब करते हैं यदि आपके पास भारी धातु का अयस्क है। चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग हम तब करते हैं जब आपके पास कोई ऐसा अयस्क है जिसमें अयस्क या उसमें उपस्थित अशुद्धि दोनों में से कोई एक चुंबकीय पदार्थ हो। और फेन प्लवन विधि का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारे पास होता है सल्फाइड अयस्क, ठीक है। और आपको राज की बात ये बतानी है कि फेन प्लवन विधि की जो खोज हुई थी ना, वो खोज बेटे एक महिला की वजह से हुई थी, और वो महिला काम करती थी कपड़े धोने का। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना फेन प्लवन विधि, तो बेटे फेन प्लवन विधि की खोज हुई थी एक साधारण महिला के कारण, और वो महिला कपड़े धोने का काम करती थी। जैसे वॉशरमैन या धोबी कपड़े धोते हैं, इसी तरह उसका काम भी कपड़े धोने का था, और वो लोगों के कपड़े धोया करती थी और लोग उसे देते थे कुछ पैसे, और उन पैसों से चलता था उसका घर। अब क्या हुआ कि देखो कितना दिमाग उसका काम करा उस महिला का। हमें अपने चारों तरफ विज्ञान है बेटे, विज्ञान को समझना चाहिए, देखना चाहिए। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि इस पूरी दुनिया में विज्ञान है बेटे, पर हम उसे समझते नहीं ना। हम चारों तरफ विज्ञान का प्रयोग करते हैं और हम उसे समझ ही नहीं पाते हैं।
हम उसमें देखते ही नहीं कि कहाँ है विज्ञान। तो वो जो कपड़े धोने वाली महिला थी, जब वो कपड़े धोती थी तो कपड़े धोने में उसका एक खासियत ये थी कि उसके पास सबसे ज्यादा जो ग्राहक थे वे थे तांबे की खान के। उसके घर के पास थी तांबे की खान, कॉपर की खान थी, और उस खान में जो काम करते थे आदमी, उनके कपड़े बहुत ज्यादा गंदे हो जाते थे और वे अपने गंदे कपड़ों को रख के जाते थे उसके यहाँ धोने के लिए। और जब वो उन खान में काम करने वाले आदमियों के कपड़े धोती थी ना, तो वो एक बात नोट करती थी। क्या नोट करती थी? कि जो उनके कपड़ों में रेत लगी होती थी, मिट्टी, धूल, कंकड़ ये लगे होते थे, वे तो उसके कपड़े धोने के जिस बर्तन में, बड़े बर्तन में वो कपड़े धोती थी, ये सारे तो बैठ जाते थे बर्तन की तली में। क्या? रेत, मिट्टी वगैरह बर्तन की तली में बैठ जाते थे, जिस बर्तन में, जिस बड़े बर्तन में वो कपड़े धोती थी। और जो तांबा था, तांबा, तांबे के खान में वे काम करते थे ना, कॉपर की खान में, वे सारे आदमी जिनके कपड़े वो धोती थी, और वे वहां बहुत सारे इंजीनियर भी थे, वहां बहुत सारे माइनिंग इंजीनियर भी थे और बहुत सारे केमिस्ट भी थे। ठीक है, यानी रसायन शास्त्री, बहुत सारे केमिस्ट भी थे वहां उस कंपनी में, जो खान से क्या निकालती थी? तांबा निकालती थी। तो क्या हुआ, उसने देखा कि रेत और मिट्टी तो नीचे बैठ जाते हैं मेरे बर्तन में, वो जो सर्फ का घोल मैं बनाती हूँ कपड़े धोने के लिए, और जो तांबा है वो आ जाता है झाग के साथ ऊपर। तो वो जो झाग थे उन्हें अलग निकाल के वो रखती थी बार बार। वो एक साधारण महिला थी, पर उसके दिमाग में देखो विज्ञान के प्रति कैसा विचार आया, और इस बात को वो नोट करती रही और बार बार नोट करती रही। और जब वो बार बार इस चीज को नोट करती रही, तो एक वहां केमिस्ट थी, वहां जो है वो भी कपड़े धुलवाने के लिए आया करती थी, केमिस्ट। केमिस्ट तो समझते हो आप? तो एक केमिस्ट थी जो बार बार कपड़े धुलवाने आती थी उस महिला के पास, और उस केमिस्ट का नाम था, उसका नाम था बेटे कैरी एवर्सन। क्या नाम था? कैरी एवर्सन। मैं यहां लिख रहा हूं, कैरी एवर्सन। ठीक है, ये एक केमिस्ट थी। क्या थी बेटे? केमिस्ट, यानी कि रसायन शास्त्री, जो रासायनिक विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हो या किसी कंपनी में जॉब करते हो रासायनिक विज्ञान विश्लेषण के लिए, कि रसायन में कौन कौन से एनालिसिस करने हैं, क्या कि ये चीज में पदार्थों का अनुपात सही है या नहीं। तो माइनिंग में ही काम करती थी कौन? कैरी एवर्सन। ये एक केमिस्ट थी और ये भी उनके पास ही कपड़े धुलवाती थी उस महिला के पास। तो वो महिला तो बहुत दिनों से नोट कर रही थी इस बात को कि रेत और मिट्टी तो नीचे बैठ जाते हैं, और जो कॉपर के पार्टिकल्स हैं, तांबे के पार्टिकल्स हैं, वे तो आ जाते हैं ऊपर, वे तो झाग के साथ ऊपर आ जाते हैं। तो उस महिला ने आखिरकार कैरी एवर्सन जो केमिस्ट थी उन्हें बताया और उन्हें समझाई ये बात कि ऐसे ऐसे हुआ। फिर कैरी एवर्सन तो केमिस्ट थी ही, कैरी एवर्सन एक साधारण केमिस्ट थी, बिल्कुल सिंपल केमिस्ट, कोई बहुत हाई फाई साइंटिस्ट नहीं थी। उन्होंने फिर इस पे बहुत काम करा, बहुत काम करा, और आखिरकार बहुत सारे वैज्ञानिकों की मेहनत से और उस एक महिला की शुरुआत से खोज हुई फेन प्लवन विधि की। तो बेटे फेन प्लवन विधि का खोज उस एक साधारण महिला की वजह से हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि सर चलो खोज हो गया, पर उससे फायदा क्या हुआ? उससे बेटे दो फायदे हुए। पहला फायदा पता क्या हुआ? पहला फायदा ये हुआ कि पहले वैज्ञानिक क्या करते थे, पहले जो माइनिंग इंजीनियर थे वे क्या करते थे, केवल उस खनिज के ऊपर काम करते थे जिसमें कॉपर का परसेंटेज ज्यादा होता था। जिस खनिज में तांबे की प्रतिशतता ज्यादा होती थी उस खनिज से ही तांबा बनाते थे। और जब ये वाला मेथड डेवलप हुआ, इसका विकास हुआ, इसका डेवलपमेंट हुआ, तो अब वैज्ञानिकों ने और माइनिंग इंजीनियर्स ने ऐसे खनिजों का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया है तांबे को बनाने के लिए, जिसमें तांबे की परसेंटेज कम होती है। उससे क्या फायदा हुआ है? उससे यह फायदा हुआ है कि तांबे की उपलब्धता बढ़ी है। यानी कि पहले तांबा बहुत कम उपलब्ध था एक सामान्य व्यक्ति के लिए, और अब तांबा ज्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, क्योंकि बहुत सारे तरह के अयस्कों से, बहुत अलग अलग तरह के खनिजों से हम तांबे को बना पा रहे हैं शुद्ध अवस्था में। और दूसरी बात यह हुई कि जब तांबा इतनी ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन उसका हो रहा है, तो तांबा जन सामान्य के लिए सस्ता हो गया है। पहले बहुत कॉस्ट बहुत ज्यादा थी इसकी, पहले बहुत ज्यादा महंगा था, अब तो सस्ता हो गया। तो हमें अपने चारों तरफ बेटे विज्ञान को देखना चाहिए, क्योंकि विज्ञान हमारे चारों तरफ है।
और हमारा इंतजार करता है कि यार ये देख क्यों नहीं रहे इस चीज को। ठीक है, तो चलो अगली बात कर रहे बेटे। बेटे देखो नंबर 4 पे क्या लिखा है मैंने। नंबर 4 पे है विद्युत स्थैतिक सांद्रण या इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसंट्रेशन। इसमें क्या होगा बेटे, हमारे पास होंगे दो पदार्थ, या यूं कह दो कि दो अयस्क होंगे। उन दो अयस्कों में से एक तो होगा सुचालक और एक होगा कुचालक। और जब दोनों अयस्कों के मिश्रण को आप किसी विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो उन दोनों में से जो सुचालक होगा वो हो जाएगा आवेशित। क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। और जब वो आवेशित हो जाएगा यानी उस पे या तो आएगा धनावेश और या फिर आएगा ऋणावेश। तो आवेशित होने के कारण वो या तो कैथोड की तरफ को दौड़ेगा और या फिर एनोड की तरफ को दौड़ेगा। और जो कुचालक पदार्थ है उस कुचालक पदार्थ पर किसी भी प्रकार का आवेश डेवलप नहीं होगा और वो अपने स्थान पर ही रह जाएगा। तो हम इस तरीके से अलग कर सकते हैं सुचालक और कुचालक को। ठीक है बेटे, तो मैं यहाँ सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा बिल्कुल। जब दो अयस्क ही लिख दूं, ऐसे पदार्थ भी लिख सकते हो। जब दो अयस्कों के मिश्रण में से एक पदार्थ कह दो या अयस्क कह दो, एक पदार्थ सुचालक तथा दूसरा कुचालक होता है, तो इस मिश्रण को कहाँ रखना बताओ, विद्युत क्षेत्र में। इस मिश्रण को विद्युत क्षेत्र में रखने पर आप मिश्रण को कहाँ रखोगे, विद्युत क्षेत्र में रखोगे बेटे। तो इस मिश्रण को विद्युत क्षेत्र में रखने पर सुचालक पदार्थ आवेशित हो जाता है। ठीक है, आवेशित हो जाएगा, ऐसे लिख दूं, आवेशित होकर किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर गति करता है, किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर गति करता है। जबकि कुचालक पदार्थ अपने स्थान पर ही रह जाता है, अपने स्थान पर ही क्या होता है, रह जाता है। जो कुचालक पदार्थ है बेटे वो तो अपने स्थान पर ही रह जाएगा, उस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा किसी भी तरह का। तो ये बहुत सिंपल सी टेक्निक है। जैसे आपको एक एग्जांपल मैं इसका बता रहा, बहुत सिंपल सा, हमने अभी ऊपर भी पढ़ा एग्जांपल। पीबीएस व ZnS के मिश्रण से दोनों को पृथक करना। तो आप इस विधि से भी अलग अलग उन्हें कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे हम। स्क्रीनशॉट लो बेटे, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे नंबर 5 पे हमें पढ़ना है रासायनिक विधि या निक्षालन या लीचिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से। देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो निक्षालन या लीचिंग वाली विधि हम पढ़ रहे हैं, इसका प्रयोग हम उस समय करते हैं जब हमें जो अयस्क है वो बहुत शुद्ध अवस्था में चाहिए होता है। यदि आपको अयस्क बहुत शुद्ध अवस्था में चाहिए तो आप इस विधि का प्रयोग करोगे, और बहुत मजेदार विधि है, ध्यान से समझेंगे सब। मान लो आपके पास कोई धातु का अयस्क है और बेटे उस अयस्क में है कुछ अशुद्धियां। क्या है? अशुद्धियां। दोबारा सुनो, किसी धातु का अयस्क है और उसमें है कुछ अशुद्धियां, तो आप उस अयस्क को किसी ऐसे पदार्थ में घोल दो जिसमें अयस्क तो घुल जाए पर उसमें उपस्थित जो अशुद्धियां हैं वे ना घुले।
आप उसे ऐसे पदार्थ में घोल दो जिसमें अयस्क तो घुल जाएगा, पर उसमें उपस्थित जो अशुद्धियां हैं वे नहीं घुलेंगी। तो आपके पास जो वो घोल तैयार होगा उसमें जो ना घुलने वाली चीज होगी, जो अघुलनशील आपको दिखाई देगा उसमें हिस्सा, वो सारी क्या होंगी, अशुद्धियां होंगी। अब आप उसे छान लो, छान के क्या होगा, अशुद्धियां तो ऊपर रह जाएंगी फिल्टर पेपर के, और नीचे निकल जाएगा एक द्रव, और उस द्रव में ही घुला हुआ होगा आपका अयस्क। अब द्रव के अंदर बचा है सिर्फ क्या, अयस्क। अब आप क्या करोगे, अब आप उस द्रव की किसी ऐसे पदार्थ से क्रिया कराओ जो उस अयस्क को अवक्षेपित कर दे। अयस्क को क्या कर दे बेटे, अवक्षेपित कर दे, ऐसा आपको करना है। ठीक है, और वो उसे अवक्षेपित कर देगा और आपको मिल जाएगा अवक्षेप के रूप में शुद्ध अयस्क। देखो समझ में आई क्या बात, मैं रिपीट कर रहा हूं। आपके पास अयस्क है, उसमें अशुद्धियां हैं, अयस्क को आपको ऐसे विलायक में या पदार्थ में या द्रव में या अभिकर्मक में घोलना है जिसमें अयस्क तो घुल जाता है पर अशुद्धियां नहीं घुलती हैं। आप घोल तैयार करोगे, अशुद्धियां अघुलनशील रहेंगी, अयस्क घुल जाएगा, उस द्रव को आप छान लोगे, छान के अशुद्धियां हो जाएंगी अलग, द्रव बचेगा और द्रव के अंदर होगा केवल अयस्क। अब उस द्रव की किसी ऐसे पदार्थ से क्रिया करानी है जो उस अयस्क को क्या कर सके, द्रव में से अलग कर सके, अवक्षेपित कर सके। फिर आप उन अवक्षेपों को छान के अलग कर लो, आपको मिल जाएगा क्या, अवक्षेप के रूप में आपको मिलेगा शुद्ध अयस्क। देखो ये लिखी हुई है रासायनिक विधि या निक्षालन या लीचिंग के नाम से पेपर में आता है। सबसे पहले इस विधि में अयस्क को किसी ऐसे पदार्थ में घोला जाता है जिसमें अयस्क तो घुल जाता है परंतु उसमें उपस्थित अशुद्धियां नहीं घुलती हैं। अशुद्धियों को छानकर अलग कर लिया जाता है, शेष द्रव में अयस्क बचता है। क्या बचेगा, द्रव, क्या बचेगा बेटे, अयस्क। शेष द्रव में क्या बचेगा, अयस्क बचता है, जिसे किसी पदार्थ द्वारा अवक्षेपित कर लिया जाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है हमने चांदी का, चांदी का अयस्क होता है अर्जेंटाइट। तो अर्जेंटाइट में कुछ अशुद्धियां भी हैं, तो अर्जेंटाइट को हमने किस में घोल दिया, हमने एक अभिकर्मक या पदार्थ लिया सोडियम साइनाइड। जब आप अर्जेंटाइट अयस्क यानी चांदी के अयस्क को सोडियम साइनाइड अभिकर्मक में घोल दोगे तो आपको मिलेगा सोडियम अर्जेंटो साइनाइड। ये घुलनशील द्रव है, पूरा द्रव है, और ये अघुलनशील अशुद्धियां हैं, Na2S की अशुद्धि। तो आप ये और ये दोनों उसी द्रव में तो उपस्थित होंगे, ये सारा घुला हुआ मटेरियल है और ये है अघुलनशील। जब इसे आप छान दोगे तो अशुद्धि तो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी और ये आ जाएगा द्रव के रूप में नीचे। अब इसका इलाज करना कि इसमें से हमें सिल्वर को अलग करना है, तो आप सोडियम अर्जेंटो साइनाइड को क्रिया जब जिंक के साथ कराओगे तो आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी तो पढ़ी होगी, बताओ पढ़ी है क्या विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में आप पढ़ते हो जिंक है ऊपर और सिल्वर है नीचे, तो जिंक सिल्वर को विस्थापित कर देता है। तो क्या होगा, जिंक सिल्वर को विस्थापित कर देगा, सिल्वर यहाँ से हो जाएगा अलग और जिंक इसकी जगह ले लेगा। तो देखो सिल्वर के क्या मिल गए, हमें अवक्षेप मिल गए, और बेटे ये सोडियम जिंक साइनाइड आपको अलग मिल गया, पर हमें इसकी जरूरत थी, ये अवक्षेप हमें चाहिए था। ठीक है बेटे, तो इस एग्जाम्पल को आपको याद रखना है, यदि एग्जाम में लीचिंग आया तो आपको लिखनी है ये बात जो मैंने आपको सिखाई है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे हम। स्क्रीनशॉट लो बेटे, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। बेटे ये कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जो हमारी बुक में दिए हुए हैं, इन्हें देखते हैं। चलो, एक पाठ्य निहित का पहला क्वेश्चन है, कौन से अयस्कों को चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा सांद्रित किया जा सकता है। तो बेटे चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा उन अयस्कों का सांद्रण किया जा सकता है जो या तो स्वयं चुंबकीय पदार्थ हो और या फिर उनमें उपस्थित अशुद्धियां चुंबकीय पदार्थ हो। इस वाक्य को आप लिख सकते हो और लिख सकते हो ये वाले एग्जाम्पल, मैग्नेटाइट Fe3O4, हेमेटाइट Fe2O3 और सीडेराइट FeCO3। ये तीनों लोहे के अयस्क हैं और आपको पता है कि लोहा क्या होता है, लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है। पाठ्य निहित का दूसरा है, एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में निक्षालन का क्या महत्व है। तो निक्षालन या लीचिंग हमने अभी पढ़ी है, तो इसमें क्या करना है बेटे, आपको उत्तर में लिखना है, इस विधि में बॉक्साइट अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों जैसे SiO2, Fe2O3 और TiO2 आदि को विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा या तो अवक्षेप के रूप में
या फिर घुलनशील पदार्थ के रूप में अलग किया जाता है। उसके बाद अभ्यास का दूसरा क्वेश्चन है बेटे, फेन प्लवन विधि में अवनमक की क्या भूमिका है? बताओ, बता दो कि क्या अवनमक। मैंने आपको बताया था कि अवनमक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो दो सल्फाइड अयस्कों में से एक को तो कहते हैं कि आप चले जाओ झाग के साथ, और दूसरे को झाग के साथ नहीं जाने देते हैं, उन्हें कहते हैं अवनमक। और इसके बारे में आप होमवर्क में इसका उत्तर लिख सकते हो। फिर अभ्यास का 16वां क्वेश्चन दे रखा है, अयस्कों और खनिजों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बेटे अयस्क और खनिज में अंतर मैंने आपको सिखाया था कल। कल मैंने आपको अयस्क और खनिज में अंतर सिखाया था। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करेंगे अगली। स्क्रीनशॉट लो, हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे प्यारा सा स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा। आज हमने सीखा है सांद्रण, और सांद्रण की सीखी है बहुत सारी विधियां, और ये सारी विधियां आपको आनी चाहिए। पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट आने के चांस बहुत कम होते हैं। एग्जामिनर जो पेपर सेट करता है, क्वेश्चन इस तरह का सेट करता है कि एक अयस्क में, सुनो ध्यान से, एक अयस्क में सल्फर उपस्थित है या एक धातु का सल्फाइड अयस्क है, तो उसका सांद्रण करने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो उसने हमें ऐसे तो नहीं पूछा कि फेन प्लवन विधि का वर्णन कीजिए, वो कहेगा कि अयस्क चुंबकीय पदार्थ है, अशुद्धियां अचुंबकीय पदार्थ हैं, तो ऐसे अयस्क का सांद्रण करने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। वो कहेगा कि एक भारी धातु का अयस्क है, तो उसके सांद्रण करने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो जो पेपर सेटर है वो इनडायरेक्ट वे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा बेटे, ठीक है, डायरेक्ट वे में नहीं पूछने का है, क्योंकि उसे देखना है कि आपने समझ के पढ़ा है या रट्टा मार के पढ़ा है। ठीक है बेटे, तो मैं बार बार कहता हूँ कि प्ले लिस्ट से पढ़ा करो बेटे, प्ले लिस्ट में जाके पढ़ो और शुरू से अपने नोट्स बनाते रहो, और बेटे मेहनत करते रहो पढ़ाई में, यदि आपको जिंदगी में कुछ प्राप्त करना है। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।